जय माता दी ऑल। एंड आई होप कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। सेक्शन 3 में अमेंडमेंट्स हुई थी कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में। सेक्शन 4 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। अब हम सेक्शन 5 की तरफ आ गए हैं। और जब हम सेक्शन 5 की तरफ आ गए हैं तो बोलूँगा यहाँ पर तो यार डबल अमेंडमेंट कह लो आप। कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 में तो अमेंडमेंट हुई, वो तो हुआ ही हुआ। उसके बाद एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिफिकेशन भी आया 7 मार्च 2024 फर्दर अमेंडमेंट के लिए, जो आपके दिसंबर 24 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो गया या उसके बाद के लिए एप्लीकेबल हो गया है। सो विल आई से तो हम दोनों चीज़ों को रेफर करने वाले हैं। और कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 दैट वाज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 11 अप्रैल 2023, जो इफेक्टिव हुआ था। और इट वाज एप्लीकेबल फॉर दिसंबर 23 एग्जाम, इट वाज एप्लीकेबल फॉर जून 24 एग्जाम। लेकिन उसके बाद जो फर्दर नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी है, दैट केम ऑन 7 मार्च 2024। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी है और एमसी की वेबसाइट पे भी है। 7 मार्च 2024 एमसी नोटिफिकेशन आया और सेक्शन 5 की लिमिट्स के अंदर और फर्दर अमेंडमेंट हुई है। सो गेटिंग स्टार्टेड, आपको अगर थोड़ा सा याद है कि हमने इंट्रोडक्शन में सेक्शन 5 के बारे में क्या पढ़ा था। सेक्शन 5 के बारे में क्या पढ़ा था? सेक्शन 5 डील्स विद द कॉम्बिनेशंस। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं 2 मिनट, उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक मेगा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, बना नहीं है अभी, बनने वाला है, मतलब ये कि कोई मेगा टेक ओवर होने वाला है, कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करने वाली है, या फिर मेगा अमलगमेशन होने वाला है, एक्विजिशन होने वाला है। अमलगमेशन, दो कंपनीज अमलगमेट हो रही हैं एंड दे आर बिकमिंग सिंगल कंपनी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, जब हम बोलते हैं एक्विजिशन या टेक ओवर होने वाला है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं टाटा स्टील ने टेक ओवर किया था कोरस स्टील का। when Tata Steel was number 33 company in the whole world, rank number 33, and Chorus Steel was number 5 company in the whole world. So number 33 company did the takeover of number 5 company outside India. तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पेमेंट की गई थी। एक एग्जाम्पल टू लेते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने टेक ओवर किया था जैगवार लैंड रोवर का, जेएलआर का। तो वो एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, भारती एयरटेल ने टेक ओवर किया था जेन टेलीकॉम साउथ अफ्रीका। उसमें भी कुछ 10 बिलियन डॉलर्स, 12 बिलियन डॉलर्स कुछ खर्च हुए थे, मतलब बहुत बड़े बड़े टेक ओवर्स हुए। विद इन इंडिया बात करें, पीवीआर सिनेमाज ने टेक ओवर किया डीटी सिनेमाज का, विच वाज अर्लियर ओन्ड बाय डीएलएफ कंपनी। ऐसे ही अगर हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये तो हो गए टेक ओवर्स के एग्जाम्पल। अमलगमेशन का एग्जाम्पल लें तो वोडाफोन और आइडिया सेलुलर, पहले दो अलग अलग कंपनीज थी, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड एंड आइडिया सेलुलर लिमिटेड। फिर दोनों का मर्जर हुआ, अमलगमेशन हुआ एंड द टू कंपनीज बिकम वन। सो बड़े बड़े लेवल के, अगर देखो छोटे मोटे टेक ओवर्स हो रहे हैं, सीसीआई अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर बड़े लेवल का टेक ओवर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, बड़े लेवल का अमलगमेशन हो रहा है, वो बड़े लेवल का मतलब क्या, कुछ क्राइटेरियाज डिफाइंड है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा और आगे उसके चार्ट्स भी बने हुए हैं। बट बेसिकली हम क्या कहते हैं, वो जो बड़े बड़े क्राइटेरियाज हैं, एसेट क्राइटेरिया है, टर्नओवर क्राइटेरिया है। 8 क्राइटेरियाज दिए गए हैं सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 में 8 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, 8 ऑल्टरनेटिव क्राइटेरियाज। और लॉ मेकर कहता है अगर आपका प्रपोज्ड अमलगमेशन, प्रपोज्ड टेक ओवर, जो मैं अभी और अच्छे से समझाऊंगा, अगर आपका प्रपोज्ड अमलगमेशन या प्रपोज्ड टेक ओवर जो अभी हुआ नहीं है, प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन जो अभी तक बना नहीं है, अगर वो इन 8 में से किसी भी एक क्राइटेरिया, जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, उसके ऊपर जंप करता है, तो उस केस में जो भी आपका प्रपोज्ड अमलगमेशन है, प्रपोज्ड टेक ओवर है, इफ इट इज above any one of the 8 threshold limits, then that proposed amalgamation, proposed takeover will be considered as combination। तो उसको combination मान लिया जाएगा सेक्शन 5 में। and it shall be done only with the prior approval of CCI। वो टेक ओवर करने से पहले, वो अमलगमेशन करने से पहले, वो कॉम्बिनेशन बनाने से पहले, यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई। अप्रूवल ऑफ सीसीआई आप सेक्शन 5 में नहीं मांगेंगे, सेक्शन 6 में मांगेंगे। कॉम्बिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया है सेक्शन 5 में, लेकिन उसके लिए जो प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई मांगना है वो सेक्शन 6 में मांगेंगे। एप्लीकेशन वहां फाइल करेंगे और सीसीआई चेक करेगा
कॉम्बिनेशन बनने से पहले, अमलगमेशन टेक ओवर होने से पहले, क्या ये कॉम्बिनेशन, क्या ये अमलगमेशन टेक ओवर अगर बन गया तो विल इट हैव एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया? एंड इफ द आंसर इज नो, कि नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऑफ एनी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, तो सीसीआई अप्रूवल देगा कि आप अमलगमेशन टेक ओवर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर सीसीआई का आंसर आता है यस, कि अगर ये कॉम्बिनेशन बना, अमलगमेशन टेक ओवर हुआ, इट विल बी हैविंग, इट इज लाइकली टू हैव द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन इन इंडिया, तो सीसीआई अप्रूवल देने से मना कर सकता है। सीसीआई विल रिजेक्ट द एप्लीकेशन इन दैट केस, फिर वो आप अमलगमेशन टेक ओवर कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो दीज 8 क्राइटेरियाज दे हैव टू बी चेक्ड with respect to the asset or turnover of the concerned enterprises. They have to be checked before making takeover or amalgamation. तो 8 alternative criteria अभी हम पढ़ेंगे, और उसी में चेंज हुआ है अमेंडमेंट एक्ट 2023 में, और बाद में 7 मार्च 2024 में क्राइटेरियाज को और ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। लेकिन वो चाहते क्या हैं, 8 में से किसी एक क्राइटेरिया में फंस जाओ आप बस, एनी वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। If your proposed amalgamation, proposed takeover, proposed combination falls in any one of the 8 criterias, falls in, ये language important है, falls in any one of the 8 criterias, then you have to take the prior approval of CCI in section 5. So बात समझ में आ गई होगी। One last time I am repeating over here, section 5 सिर्फ ये बोल रहा है, हमने आपको 8 क्राइटेरियाज दे दिए हैं, 8 थ्रेशोल्ड लिमिट दे दिए हैं एसेट्स की और टर्नओवर की। अगर आपका प्रपोज्ड टेक ओवर, प्रपोज्ड अमलगमेशन, प्रपोज्ड एक्विजिशन, प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन उन 8 में से किसी भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जंप करता है, टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई बिफोर मेकिंग द कॉम्बिनेशन और बिफोर डूइंग दैट एक्विजिशन, टेक ओवर और अमलगमेशन। सो अब वो 8 क्राइटेरियाज क्या हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 8 क्राइटेरियाज में ना कुछ तो इंडिविजुअल एंटरप्राइज लेवल क्राइटेरियाज हैं और कुछ ग्रुप क्राइटेरियाज हैं। तो अब ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप। मतलब हम देखेंगे एसेट क्राइटेरियाज हैं, आपको यहाँ दिख ही रहे हैं सामने एसेट क्राइटेरियाज और टर्नओवर क्राइटेरियाज। सो 4 क्राइटेरियाज आपके इंडिविजुअल लेवल पे हैं, 4 क्राइटेरियाज आपके ग्रुप लेवल के ऊपर हैं, एसेट टर्नओवर क्राइटेरियाज और एसेट एंड टर्नओवर क्राइटेरियाज ओवर हियर। मैं अभी रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपके सामने है ये कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 वाले क्राइटेरियाज हैं। अभी मैं आपको कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के बाद जो नोटिफिकेशन आई 7 मार्च 2024 वो वाले क्राइटेरियाज भी दिखाऊंगा। तो मैं तो कहूँगा एग्जाम के लिए वो 7 मार्च 2024 वाले क्राइटेरियाज आपके लिए रेलिवेंट ज़्यादा रहेंगे। एंड आई एम होपिंग कि ICSI नया सप्लीमेंट इशू करके न्यू क्राइटेरियाज आपके लिए इंट्रोड्यूस कर ही देगा एग्जाम के लिए। तो चाहे ICSI की बुक में पुराने वाले क्राइटेरिया चल रहे हैं 2023 वाले, लेकिन न्यू सप्लीमेंट आ ही जाता है और फिर न्यू सप्लीमेंट के साथ और अल्टीमेटली तो वो न्यू बुक्स में भी आने वाले टाइम में कभी ना कभी वो इंट्रोड्यूस कर ही देंगे इन द न्यू सिलेबस, दे विल इंट्रोड्यूस इन द बुक्स ऑल्सो। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि न्यू क्राइटेरियाज विल बी एप्लीकेबल। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो क्राइटेरियाज हैं इनको रिपीट किया गया है 3 बार। और क्लॉज ए देखोगे आप, सेक्शन 5 क्लॉज ए में तो कह रहे हैं एक्विजिशन होने वाला है, टेक ओवर होने वाला है। क्लॉज बी में कह रहे हैं 1 person is going to acquire the control, 1 person who is already having control of one enterprise is going to acquire the control over the other enterprise also, बात करेंगे। और थर्ड सिचुएशन है मर्जर और अमलगमेशन हो रहा है 2 कंपनीज का, जैसे हमने बात की वोडा प्लस आइडिया सेलुलर और दोनों मिलाकर सिंगल कंपनी बन गई वोडा आइडिया, सिंगल कंपनी बन गई, द 2 companies बिकम 1 अमलगमेशन में, मर्जर में। वैसे मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, 2 और मोर कंपनीज बिकम सिंगल कंपनी, दैट इज देयर। अब इस सर ये टेक ओवर से अलग कैसे होता है? वैसे तो मैं ये मानता हूँ अगर आपने ग्रुप 1 में एक्विजिशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं तो डिटेल में वहाँ पर समझा ही देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेक्चर 1 में समझा देता हूँ। नहीं पढ़ा है तो भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम बोलते हैं टेक ओवर हो रहा है या एक्विजिशन हो रहा है तो ये इसका एग्जाम्पल है, एक्विजिशन कह लीजिए या टेक ओवर कह लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रैक्टिकल लाइफ। टाटा स्टील एक्वायर्ड 51% इक्विटी शेयर्स ऑफ कोरस स्टील, और ये एक्वायर करने से क्या हुआ? ये एक्वायर करने से होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया
और ऐसा नहीं कि दो कंपनीज एक कंपनी बन गई, दोनों कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। टेक ओवर के बाद भी, एक्विजिशन के बाद भी दोनों कंपनीज का मेमोरेंडम अलग अलग है, दोनों कंपनीज का आर्टिकल अलग अलग है, दोनों कंपनीज की अपनी बैलेंस शीट और वो सब अलग अलग भी बनता है। लेकिन होल्डिंग सबसी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया टेक ओवर होने से और एक्विजिशन होने से, तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन हुआ, टेक ओवर हुआ। और हम बोलते हैं कि नंबर 33 कंपनी इन द वर्ल्ड थी उस वक्त टाटा स्टील, और उसने कोरस का टेक ओवर किया विच वाज रैंक नंबर 5 ऑल ओवर वर्ल्ड इन द स्टील इंडस्ट्री, और $12 बिलियन कुछ खर्च हुए ये टेक ओवर करने में। पीवीआर सिनेमाज ने टेक ओवर किया डीटी सिनेमाज का, और वो भी अपने आप में एक मतलब बहुत बड़े लेवल का टेक ओवर। तो सीसीआई अप्रूवल चाहिए क्या? यस। और ऐसे में बोलूंगा जब विजय माल्या के अच्छे दिन थे एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज डिड द टेक ओवर ऑफ वेल आई से शॉ वेल्स कंपनी, और मैकडॉवेल डिड द टेक ओवर ऑफ बैक पाइपर एंड रॉयल चैलेंज, तो वो भी एक मेगा कॉम्बिनेशन था अपने आप में। सो होल्डिंग सबसी रिलेशनशिप क्रिएट होता है टेक ओवर होने से या एक्विजिशन होने से, लेकिन दो कंपनीज सिंगल कंपनी नहीं बनती हैं, वेरी क्लियर। और सेक्शन 5 क्लॉज बी में तो शब्द कुछ ऐसे हैं कि एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, एंड मुकेश अंबानी इज ऑलरेडी हैविंग कंट्रोल ओवर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सबको पता ही है, हैविंग कंट्रोल ओवर रिलायंस। नाउ मुकेश अंबानी एक्वायरिंग 51% शेयर्स ऑफ हैमलेज लिमिटेड, हैमलेज ट्वाइस, आपने वो स्टोर और चेन देखा होगा कहीं ना कहीं, हैमलेज ट्वाइस, एंड फ्रॉम मुकेश अंबानी इज डूइंग द टेक ओवर ऑफ हैमलेज फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, और उसमें रिलायंस के पैसे खर्च नहीं हुए हैं, रिलायंस ने टेक ओवर नहीं किया, रिलायंस ने टेक ओवर नहीं किया, मुकेश अंबानी ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे खर्च करके टेक ओवर किया। तो ये एग्जाम्पल बनेगा सेक्शन 5 क्लॉज बी का। तो सेक्शन 5 क्लॉज ए में क्या हो रहा है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 51% एक्वायर कर रही है, शेयर्स टेक ओवर कर रही है, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। सेक्शन 5 क्लॉज बी में यहाँ पर कोई होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। आप ये नहीं कहेंगे कि रिलायंस इज होल्डिंग कंपनी एंड वेल हैमलेज इज सबसी कंपनी, नो, कोई होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। मुकेश अंबानी कंट्रोलिंग रिलायंस, मुकेश अंबानी एक्वायरिंग 51% शेयर्स ऑफ हैमलेज विद फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सिस्टर कंपनीज बन गई हैं। क्या बन गई हैं? सिस्टर कंपनीज, क्योंकि दोनों के ऊपर प्रमोटर एक ही व्यक्ति है, ऊपर जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए ये दोनों सिस्टर कंपनीज हैं। लेकिन होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ जैसा कि टाटा स्टील और कोरस के केस में हुआ। सो ये सेक्शन 5 क्लॉज बी में है, अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग कंट्रोल ओवर वन एंटरप्राइज ऑल्सो एक्वायर्स कंट्रोल ओवर अनदर एंटरप्राइज, तो भी इन दोनों एंटरप्राइजेस की एसेट्स को जोड़कर, इन दोनों एंटरप्राइजेस की टर्नओवर को जोड़कर चेक करेंगे, थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया के ऊपर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन माना जाएगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई लेना पड़ेगा। ये एक्विजिशन होने से पहले, इससे पहले कि मुकेश अंबानी 51% शेयर्स एक्वायर करें हैमलेज में फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट, टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई। अच्छा, अब वेल आई से अमलगमेशन मैंने आपको वोडाफोन और आइडिया के एग्जांपल से समझा दिया जो सेक्शन 5 क्लॉज सी में है। अब मैं कहूंगा कि 8 क्राइटेरियाज पढ़ने से पहले ना ग्रुप पढ़ना भी जरूरी है, और ग्रुप की ना डेफिनेशन में चेंज आया है। ग्रुप की डेफिनेशन 2023 में चेंज हुई है, पहले डेफिनेशन कुछ और थी, अभी डेफिनेशन कुछ और है। कंट्रोल की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रुप की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल की डेफिनेशन में मींस, कंट्रोल मींस द एबिलिटी टू एक्सरसाइज, और ये कंट्रोल वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीचे फिर वो कंट्रोल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं इसी सेक्शन में ही इस्तेमाल होना है। कंट्रोल वर्ड जैसे हम कह रहे थे एक्वायर्स कंट्रोल, सेक्शन 5 क्लॉज बी में कंट्रोल वर्ड है ना, तो कंट्रोल वर्ड वो नीचे एक्सप्लेनेशन वर्ड से कनेक्ट हो जाता है। सेक्शन 5 क्लॉज बी का कंट्रोल गेट्स कनेक्टेड विद एक्सप्लेनेशन 1। सो ये कंट्रोल की डेफिनेशन क्यों पढ़ी जा रही है? सेक्शन 5 क्लॉज बी की वजह से। और ये जो नीचे ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी जा रही है, ये तो सेक्शन 5 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी हर जगह काम आती है। ये ग्रुप की डेफिनेशन हर जगह कनेक्ट होती है। तो पहले कंट्रोल देख लेते हैं। कंट्रोल मींस द एबिलिटी टू एक्सरसाइज मटेरियल इन्फ्लुएंस in any manner whatsoever over the management or affairs or the strategic commercial decisions by one or more enterprises, either jointly or singly over another enterprise or group,
और वन और मोर ग्रुप्स ईदर जॉइंटली और सिंगली ओवर अनदर ग्रुप और एंटरप्राइज। तो कह रहे हैं एक एंटरप्राइज सिंगली या जॉइंटली विद अदर एंटरप्राइज, मतलब बेसिकली वो अदर एंटरप्राइज के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है और उसकी मैनेजमेंट, उसके अफेयर्स, उस और उसके स्ट्रैटेजिक कॉमर्शियल डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है। सो कंट्रोल मीन्स द एबिलिटी टू materially influence the management, the affairs, the strategic commercial decisions। और कौन कर रहा है? वन और मोर एंटरप्राइज कर रहे हैं, either singly और jointly over the another enterprise और मे बी ओवर द एंटायर ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन नीचे पढ़ेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रोल एक ग्रुप या एक से ज्यादा ग्रुप मिलकर जॉइंटली कर रहे हैं, सिंगली कर रहे हैं ओवर अनदर ग्रुप और मे बी ओवर अ सिंगल एंटरप्राइज। तो सिंगल एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रही है या एक एंटरप्राइज दूसरे ग्रुप को कंट्रोल कर रही है। और मे बी फर्स्ट जो एंटरप्राइज है सिंगली या जॉइंटली एक एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रही है या फिर पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रही है, जो नीचे पढ़ना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं या किसी सिंगल एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल माना जाएगा। हर तरीके से उन्होंने कंट्रोल को ले लिया। एक एंटरप्राइज अकेले दूसरी एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रही है तो भी कंट्रोल, एक एंटरप्राइज अकेले किसी ग्रुप को कंट्रोल कर रही है तो भी कंट्रोल, दो एंटरप्राइज मिलकर एक एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रही हैं तो भी कंट्रोल, दो एंटरप्राइज मिलकर दो या दो से ज्यादा एक ग्रुप को कंट्रोल कर रही हैं तो भी कंट्रोल, और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है तो भी कंट्रोल, और अगर एक ग्रुप एक सिंगल एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहा है तो भी कंट्रोल, या दो ग्रुप्स मिलकर एक ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी कंट्रोल, या दो से ज्यादा ग्रुप्स मिलकर किसी एंटरप्राइज को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी कंट्रोल। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इन्होंने वर्कआउट कर ली हैं, कंट्रोल कैसे भी हो सकता है। एंड देन क्लॉज बी में ग्रुप की बात, अब ग्रुप क्या होता है और डेफिनेशन चेंज हो गई है, जैसे मैंने कहा। नाउ ग्रुप मीन्स two or more enterprises where one enterprise is directly or indirectly in the position to exercise 26% or higher voting rights in the other enterprise। अगर ग्रुप क्या है? दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस का हो सकता है, मे बी सिर्फ दो हो, ओनली टू तो भी चलेगा, और थ्री हैं, थ्री से ज्यादा हैं तो भी चलेगा, टू थ्री फोर, मतलब मिनिमम टू है ग्रुप के अंदर, और टू से ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं, थ्री फोर फाइव सिक्स, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसमें बोल रहे हैं वन एंटरप्राइज इज डायरेक्टली or indirectly is in the position to exercise 26% or more higher voting rights in the other enterprise, तो उसको ग्रुप मान लिया जाएगा उनको। और वन एंटरप्राइज इज अपॉइंटिंग मोर देन 50%, एग्जैक्ट 50% नहीं, मोर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अदर एंटरप्राइज, तो भी उन दोनों एंटरप्राइज को ग्रुप मान लिया जाएगा। और वन एंटरप्राइज इज कंट्रोलिंग द मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज, तो भी उनको ग्रुप मान लिया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके समझने के लिए। दो एंटरप्राइज वाले एग्जाम्पल, तीन एंटरप्राइज वाले एग्जाम्पल, ग्रुप को समझना है, क्योंकि इसके बिना आप सेक्शन 5 के क्राइटेरिया पढ़ नहीं सकते। तो सेक्शन 5 पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है। तो अब दो एंटरप्राइज वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पर सिर्फ दो ही एंटरप्राइजेस हैं, देयर आर ओनली टू एंटरप्राइजेस। दो एंटरप्राइज हैं और दो एंटरप्राइज वाला ग्रुप। हाँ जी, ए लिमिटेड इज एक्सरसाइजिंग 26% और मोर वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एक्सरसाइजिंग बी 26% और मोर वोटिंग राइट इन बी लिमिटेड, तो हम कहेंगे देन ए एंड बी आर कंसीडर्ड एज ग्रुप, इन दोनों को ग्रुप मान लिया जाएगा। क्राइटेरिया 1, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज क्राइटेरिया 1। आगे बढ़ते हैं, देन गोइंग ऑन फर्दर, जस्ट से क्राइटेरिया 2 पे आते हैं। नाउ दिस इज क्राइटेरिया 2। नाउ ए लिमिटेड अपॉइंट्स मोर देन 50% डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। हाँ जी, अब एक चीज बताओ मुझे, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो प्रिज्यूम कि बी लिमिटेड में देर आर टोटल 9 डायरेक्टर्स, टोटल 9 डायरेक्टर्स, तो मोर देन 50% जो है वो ए लिमिटेड अपॉइंट कर रही है। तो ए लिमिटेड कितने अपॉइंट कर रही है? मिनिमम 5 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है। 9 का आधा
9 का आधा 4.5, अब 4.5 तो हो नहीं सकता और 4 चलेगा नहीं, मोर देन 50% चाहिए, तो 4.5 से ज़्यादा मतलब 9 डायरेक्टर्स। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि बी लिमिटेड हैज़ टोटल 10 डायरेक्टर्स, टोटल 10 डायरेक्टर्स, तो हाउ मेनी, 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10, हाउ मेनी, 5 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10, तो आंसर इज 6 आउट ऑफ 10। 5 आउट ऑफ 10 नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 50% नहीं चलेगा, मोर देन 50% डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है। तो इफ ए लिमिटेड इज अपॉइंटिंग 6 और मोर डायरेक्टर्स इन बी लिमिटेड आउट ऑफ 10 डायरेक्टर्स, तो हम कहेंगे ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। सर अगर उल्टा हो तो, अगर बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड में ये डायरेक्टर अपॉइंट कर रही हो, तो अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड में मोर देन हाफ अपॉइंट कर रही हो तो भी ग्रुप है, वाइसा वर्सा भी ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दो एंटरप्राइज हैं और दोनों में से एक एंटरप्राइज जो है वो दूसरी एंटरप्राइज में मोर देन हाफ अपॉइंट कर रही है, चलेगा। नाउ वी गो टू द क्राइटेरिया 3। मोर देन हाफ होना चाहिए, एग्जैक्ट हाफ नहीं, मोर देन हाफ, मोर देन 50% डायरेक्टर्स होना चाहिए। सो वी गो टू क्राइटेरिया 3 नाउ। एंड क्राइटेरिया 3 क्या है, ए लिमिटेड कंट्रोल्स मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, देन ए एंड बी आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। और वाइसा वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, बी controls the management and affairs of A limited, then also A and B are group। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए कंट्रोल कर रही है बी को, चाहे बी कंट्रोल कर रही है ए को, बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज ग्रुप। तो ये तो बात हो गई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट की दो एंटरप्राइज, अगर मैं कहूँ 3 एंटरप्राइज लेकर चल रहे हैं हम, अब ए लिमिटेड वाज ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग, अब मैंने उसमें सी ऐड कर दिया, बस ऊपर वाले डायग्राम सेम है, सी ऐड कर दिया। ए इज एक्सरसाइजिंग 26% और मोर वोटिंग राइट्स इन बी, and A is also exercising 26% or more voting rights of C. Now we say A and B and C, all of three are considered as group। बात सिंपल है, nothing complicated। अगर 3 एंटरप्राइज ले रहे हैं और ऐसे ही मैं कहूँ A was already appointing 50% directors of B, now A is appointing 50% directors of C also, more than 50%, then also A and B and C are considered as group। और अगर हम बोलें A पहले से कंट्रोल कर रही थी मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ बी एंड नाउ इज ए इज कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ सी आल्सो, सो ए एंड बी एंड सी आर कंसिडर्ड एज ग्रुप, तो इन तीनों को ग्रुप माना जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। सर थोड़ा सा चेंज कर दें, सर अगर मान लो ए जो है वो सी के अंदर नहीं है सर, ऐसे मतलब ए जो है वो 26% एक्सरसाइज कर रही है बी में, लेकिन बी 26% वोटिंग राइट्स एक्वायर कर रही है सर, या होल्ड कर रही है सी में 26% और मोर, तो भी क्या ग्रुप माना जाएगा? आंसर इज यस। वन एंटरप्राइज इन द ग्रुप इज एक्सरसाइजिंग 26% और मोर वोटिंग राइट्स इन द अदर एंटरप्राइज इन द ग्रुप, अभी भी एक ग्रुप है, इट इज स्टिल ग्रुप। मतलब कहीं पर भी आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। ए इज अपॉइंटिंग मोर देन 50% डायरेक्टर्स ऑफ बी, सर इस पे तो वैसे हमने ये भी पढ़ा था सर, कंपनी लॉ में इनको होल्डिंग सब्सिडरी मान लेते हैं, हाँ कंपनी लॉ में इनको होल्डिंग सब्सिडी वहां पर मान लेते हैं, अपॉइंटिंग मोर देन 50% डायरेक्टर्स। तो आप उस तरीके से बोलोगे कंपनी लॉ के हिसाब से तो ए की सब्सिडी बी और बी की सब्सिडी सी यहाँ पर इस केस में, तो वो दिख ही रहा है, मोर देन 50% डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट कर रहे हैं एंड कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पढ़ा था वहाँ कंपनी लॉ में होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन में। तो मतलब ठीक है, वो जो पहले आपको सिचुएशन दी थी वो भी ठीक है, ये जो सिचुएशन दी है ये भी ठीक है। एक चीज जो मुझे लगता है थोड़ा सा लॉ मेकर यहाँ पर मिस कर गया है, लॉ मेकर ने पहले कवर कर रखा था अभी मिस कर गया है, जहां कह रहे हैं वेयर वन एंटरप्राइज इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सरसाइजिंग 26% और मोर वोटिंग राइट्स ऑफ द अदर एंटरप्राइज। तो वन एंटरप्राइज इज डूइंग दिस, अगर मैं कहूँ वन एंटरप्राइज इज नॉट डूइंग दिस, अगर मैं थोड़ा सिचुएशन को चेंज करूं तो क्या ये ग्रुप नहीं है? मतलब अगर मैं यहां पर सिचुएशन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, मतलब ये एक चीज कंफ्यूजिंग है और मेरे पास भी क्लियर आंसर नहीं है इसका। मान लो कि A is exercising 26% voting rights in B, but B is exercising 6% voting rights in C, and A is exercising 20% voting rights in C.
A exercises 20% voting rights in C Limited. अब B 6% एक्वायर कर रही है और C मतलब A जो है वो 20% होल्ड कर रही है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इधर 20% और इधर 6%, तो मतलब बात समझ में आ रही है ना आपको कि A और B दोनों मिलकर C में इधर 20% प्लस 6%, टोटल 26% एक्वायर करते हैं, वोटिंग राइट होल्ड करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो C ग्रुप का पार्ट है या नहीं? एज पर डेफिनेशन नो लग रहा है यार, मतलब अजीब सी बात हो जाएगी फिर तो। मतलब वन एंटरप्राइज होल्ड्स 26% इन द अदर एंटरप्राइज, तो वो ग्रुप है। और अगर दो मिलकर जॉइंटली कर रहे हैं तो ग्रुप नहीं है। जॉइंटली लिखा नहीं है एक्चुअली, ग्रुप की डेफिनेशन में जॉइंटली नहीं लिखा। तो क्या लॉ मेकर की ये इंटेंशन थी? मुझे नहीं पता, मतलब ये चीज़ ना थोड़ी सी अजीब सी है। तो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। आंसर मेरे पास भी क्लियर आंसर नहीं है इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इस सिचुएशन में क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपको कोई परेशान करेगा, इसके ऊपर कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो पहले वाले एग्जाम्पल थे वो सारे सीधे सीधे थे, सिंपल सिंपल थे। एंड वन एंटरप्राइज वाज होल्डिंग 26% वोटिंग राइट इन द अदर एंटरप्राइज, और वन एंटरप्राइज वाज appointing more than 50% directors in the other enterprise, or one enterprise was exercising control over the management or affairs of the other enterprise। तो सिंपल सिंपल थे, तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात कर रहे हैं क्राइटेरियाज की, अब मैं आपको ना टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना और बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। और डायग्राम भी मैंने आपकी बुक में, आपके नोट्स में दिए हुए हैं, सेक्शन 5 क्लॉज ए में। अब ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये तो है दिसंबर 2000, या कहूँगा 11 अप्रैल 2023, 11 अप्रैल 2023 वाला जो क्राइटेरिया था वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 11 अप्रैल 2023। सॉरी, और ये भी 11 अप्रैल 2023 वाला दिया हुआ है यहाँ। और ये आपके नोट्स में ऑलरेडी आपको दिया भी हुआ है। और क्राइटेरियाज आपको यहाँ, अब ये वाले बताऊं या नए वाले बताऊं? मुझको तो लग रहा है नए वाले बता दूं यार, वो ज़्यादा अच्छा, उस पर टाइम लगाएं इंस्टेड ऑफ दिस। तो नए वाले पे ही चलते हैं। हाँ, तो 7 अप्रैल 2023, सॉरी 2024, 7 मार्च 2024 ये नया क्राइटेरिया आ गया, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे है। इट इज़ ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वेल आई से हम यही वाला फॉलो करते हैं, तो मैंने डायग्राम्स को चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली। अब बस पढ़ते जाइएगा अकॉर्डिंगली, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। कॉम्बिनेशन मीन्स, अब सेक्शन 5 क्लॉज ए में टेक ओवर और सेक्शन 5 क्लॉज सी में अमलगमेशन, तो मैंने ना दोनों को कंबाइन कर दिया क्योंकि दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। तो सेक्शन 5 क्लॉज ए, अब टेक ओवर आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल टाटा स्टील एंड वेल कोरस और पीवीआर सिनेमा एंड दैट डीटी सिनेमा। और अमलगमेशन का एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अमलगमेशन का एग्जाम्पल वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और आइडिया सेलुलर लिमिटेड, दोनों अमलगमेट होकर, दो कंपनीज थी पहले, फिर वो सिंगल कंपनी बन गई, सिंगल लीगल एंटिटी सिंगल कंपनी बन गई, वो अमलगमेशन। और यहाँ पर कह रहे हैं इंडिविजुअल क्राइटेरियाज ले लो, मतलब ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप मत लो, ग्रुप को कंसीडर मत करो, सिर्फ इंडिविजुअल क्राइटेरियाज ले लो। अब इंडिविजुअल क्राइटेरियाज का मतलब क्या है? सिर्फ जैसे टेक ओवर हुआ तो टाटा स्टील ने टेक ओवर किया कोरस का, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील प्लस कोरस स्टील, उन दोनों को ऐड कर लो और कहानी खत्म। आपको बीच में ग्रुप की अदर कंपनीज लेने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल क्राइटेरिया। अगर आप ग्रुप क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो टाटा के ग्रुप में टाटा स्टील प्लस टाटा ग्रुप की जो अदर कंपनीज हो गई जो ग्रुप की डेफिनेशन में फॉल करती हैं, डेफिनेशन ऑफ ग्रुप में टाटा स्टील के साथ डेफिनेशन ऑफ ग्रुप में फॉल करती हैं। अब मान लो प्रिज्यूम कि टाटा स्टील इज होल्डिंग 26% शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स, 26% वोटिंग राइट्स ऑफ टाटा मोटर्स, तो फिर टाटा मोटर्स ग्रुप में आ जाएगी ना, उस तरीके से।
तो ग्रुप क्राइटेरिया में प्लस उसमें आप फिर साथ में लोगे कोरस, मतलब जिस कंपनी का टेक ओवर अभी तक किया नहीं है, करने वाले हैं, उसको भी साथ में ऐड करोगे आप, उसको भी प्रिज्यूम कर लोगे कि वो भी हमारे ग्रुप की पार्ट है। अगर कोरस किसी ग्रुप को छोड़कर आ रही है हमारे ग्रुप में, तो आप कोरस स्टील के ग्रुप की अदर कंपनीज को इग्नोर करो। आप ये सब एसेट्स और टर्नओवर ये सब कुछ कैलकुलेट करते समय उन सबको इग्नोर करो, आप वो सब नहीं लेना आपने। गेटिंग द पॉइंट? उन सबको नहीं लेना आपको। हाँ वेल और इंडिविजुअल क्राइटेरिया जब चेक कर रहे हो तो आपको टाटा ग्रुप की भी जो अदर कंपनीज हैं, चाहे वो ग्रुप क्राइटेरिया में फॉल कर रही हैं, तो भी नहीं लेना। और लॉ मेकर तो अब यहाँ पर लॉ मेकर क्या बोलता है, लॉ मेकर तो ये बोलता है आपको 8 क्राइटेरियाज दिए हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं एसेट्स और टर्नओवर के, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबके बीच में लिखा है और हर जगह लिखा है। तो आप किसी एक क्राइटेरिया में फंस जाओ, बस इन 8 में से किसी एक क्राइटेरिया में फंस जाओ, और आपका प्रपोज्ड टेक ओवर या अमलगमेशन इन 8 में से किसी एक में भी फंस जाता है, तो यू हैव टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई। तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई लेना पड़ेगा। तो एक्वायरर कंपनी कौन सी है यहाँ पर? टाटा। और टारगेट कंपनी कौन सी है? कोरस। तो टाटा और टाटा ग्रुप की अदर कंपनीज जहां पर जो ग्रुप की डेफिनेशन में फॉल कर रही हैं, उनको लोगे आप ग्रुप के लिए। लेकिन कोरस स्टील के साथ अगर कोरस के ग्रुप की अदर कंपनीज थी जिनको कोरस छोड़ के आ रही है, उनको नहीं लेना आप, उनको कंसीडर मत करना जब आप ये क्राइटेरिया चेक करेंगे। पहले हम फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल क्राइटेरिया, तो टाटा स्टील और कोरस स्टील हम सिर्फ 2 ही कंपनीज को कंबाइन करके देख रहे हैं एंड नथिंग एल्स। और अच्छा, अब एक चीज ये भी दिमाग में थोड़ी सी सेट कर लो, हो सकता है कि जो 2 कंपनीज का आपस में अमलगमेशन हो रहा है या एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर कर रही है, एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी, हो सकता है वो दोनों इंडियन कंपनीज हों और उनका इंडिया के बाहर कोई बिजनेस हो ही ना, और उनकी कोई भी एसेट टर्नओवर इंडिया के बाहर ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि उनका इंडिया में भी एसेट्स हैं, टर्नओवर हैं, और इंडिया के बाहर भी एसेट्स हैं, टर्नओवर हैं, कुछ भी हो सकता है। दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, तो सब कुछ दिमाग में रखकर चलते हैं। नौ टाटा स्टील एंड कोरस स्टील को भी दिमाग में रख लीजिए, और पीवीआर सिनेमाज और डीटी सिनेमाज को भी दिमाग में रख लीजिए। सो वेल आई से तो सब कुछ एक साथ ही लेकर चलते हैं। देन इंडिविजुअल क्राइटेरिया, एक्वायरर कंपनी एंड टारगेट कंपनी और अमलगमेटेड कंपनीज। अब एक्वायरर कंपनी और टारगेट कंपनी, अब हमारे लिए एक्वायरर कंपनी टाटा स्टील, टारगेट कंपनी कोरस स्टील, या फिर एक्वायरर कंपनी पीवीआर और पीवीआर सिनेमा और टारगेट कंपनी डीटी सिनेमाज। और अमलगमेशन का केस है तो वोडाफोन एंड आइडिया, एज द केस में बी दे हैव इन इंडिया। और ये सब कुछ कब चेक किया जा रहा है? हाँ जी, जिस वक्त आप सीसीआई में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट उठाकर देखेंगे, पीएनएल अकाउंट उठाकर देखेंगे, एसेट्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, और टर्नओवर इन इंडिया, टर्नओवर आउटसाइड इंडिया, तो दे हैव इन इंडिया। अब ये दोनों कंपनीज मिलाकर टाटा स्टील, कोरस स्टील, या फिर वो पीवीआर सिनेमाज, डीटी सिनेमाज, एज द केस में भी, उनकी इंडिया में एसेट्स कितनी हैं? 2500 करोड़ से ज्यादा होंगी टेक ओवर के बाद या अमलगमेशन के बाद, या हो सकता है पहले से ही हों और बाद में और ज़्यादा बढ़ने वाली हों। और टर्नओवर दोनों की ज्वाइंट टर्नओवर होगी 7500 करोड़ से ज़्यादा। और ये तो इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ विद इन इंडिया, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन टर्नओवर की बात नहीं हो रही। तो इंडियन एसेट्स 2500 करोड़ से ज़्यादा होंगी, या फिर टर्नओवर 7500 करोड़ से ज़्यादा होगी। और इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, दोनों मिला लो, इन इंडिया एंड और आउटसाइड इंडिया दोनों मिला लो, इंडियन बिजनेस, फॉरेन बिजनेस दोनों मिलाकर टोटल एसेट्स आर मोर देन 1.25 बिलियन डॉलर्स। और बिलियन का मतलब आपको मालूम है 9 जीरोज होता है, बिलियन का मतलब 9 जीरोज होता है। अगर यहाँ 25 नहीं होता, 1 बिलियन होता, तो मतलब 1 के बाद 9 जीरोज होता। अभी यहाँ पर मैं बोलूंगा 125 के बाद 7 जीरोज। अगर सिर्फ 1 बिलियन होता तो 1 के बाद 9 जीरोज, मतलब 100 करोड़ डॉलर्स, रुपीज नहीं, 100 करोड़ डॉलर। इधर रुपीज हैं 2500 करोड़, 7500 करोड़, लेकिन यहाँ पर क्या है, डॉलर्स में बात हो रही है। एंड मोर देन 1.25 बिलियन डॉलर्स। और हर जगह याद रखना, कहीं पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन, मोर देन 2500 करोड़, मोर देन 7500 करोड़, मोर देन 1.25 बिलियन डॉलर्स। एंड ये तो टोटल एसेट्स हो गई इनकी, टाटा स्टील की और कोरस स्टील की, इन इंडिया आउटसाइड इंडिया दोनों मिलाकर, क्या बोले, 125 करोड़ डॉलर। और फिर डॉलर के लिए फिर रुपीस में कन्वर्ट करना है तो 84 से मल्टीप्लाई कर देना, या जो भी रेट करंटली चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लेना। आउट ऑफ विच द एसेट्स ऑफ एटलीस्ट
1250 करोड़ आर इंडिया। ये 1.25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो एसेट्स हैं टोटल, इसमें से कम एग्जैक्टली 1250 करोड़ और मोर देन रुपीज 1250 करोड़ की एसेट्स इंडिया में होनी चाहिए। ये भी साथ में आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो अगर डबल क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है एसेट्स का, तो आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं। अब एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिएगा कि टाटा स्टील और कोरस स्टील की इंडिया में एसेट्स, वैसे अगर इंडियन एसेट्स ही 2500 करोड़ से ज़्यादा हैं, एक्चुअली हैं ही, तो यहीं फंस गए, या इंडियन टर्नओवर ही 7500 करोड़ से ज़्यादा है तो भी यहाँ फंस गए। एक मिनट के लिए मान लो कम है, ये 2200 करोड़ है, ये इधर लेट अस से 5000 करोड़ है। लेकिन अब टोटल ग्लोबल एसेट्स, इंडियन एसेट्स, ग्लोबल एसेट्स सब मिलाकर 1.25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, 1.25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और इंडियन एसेट्स तो 2000 करोड़ से ज़्यादा हैं ही, मतलब 1250 करोड़ से तो ज़्यादा हैं ही। तो क्राइटेरिया 3 में आ जाएंगे, क्राइटेरिया 1 में नहीं फंस रहे हैं, क्राइटेरिया 2 में भी नहीं फंस रहे हैं, मान लो प्रिज्यूम, और दो ना 1 में फंसे ना 2 में, लेकिन क्राइटेरिया 3 में फंस गए। क्यों? क्योंकि एसेट्स, ग्लोबल एसेट्स, इंडियन एसेट्स, फॉरेन एसेट्स सब मिलाकर 1.25 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं, और इंडियन एसेट्स 2000 करोड़ हैं, विच इज़ मोर देन 1250 करोड़ क्राइटेरिया। तो हम कहेंगे जी क्राइटेरिया 1 और 2 में नहीं फंसे, 3 में फंस गए। और लॉ मेकर तो कह रहा है 8 में से किसी एक में फंस जाओ यार, और किसी एक में फंसोगे तो टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ CCI। और क्राइटेरिया 4 क्या है? इन दोनों कंपनीज की एनुअल सेल्स टर्नओवर एग्रीगेट, इन दोनों कंपनीज की एनुअल सेल्स टर्नओवर एग्रीगेट 3.75 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और कब चेक कर रहे हो? करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, अभी तो आप ये टेक ओवर करना चाहते हो करंट फाइनेंशियल ईयर में, मान लो जिस फाइनेंशियल ईयर में टेक ओवर करना चाहते हो और CCI अप्रूवल मांग रहे हो, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का P&L अकाउंट उठाकर देखो। तो कोरस का भी उठाया, टाटा का भी उठाया, और देखा कि एक कंपनी की जो है वो 2 बिलियन डॉलर्स है, दूसरी कंपनी की 3 बिलियन डॉलर्स है, दोनों की मिलाकर 5 बिलियन डॉलर्स है। तो 3.75 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, एग्रीगेट 5 बिलियन डॉलर्स थी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो आल से, और नीचे हम कह रहे हैं इसमें से 3.75 बिलियन डॉलर्स में से इंडिया में कम से कम 3750 करोड़, 3750 करोड़ की टर्नओवर इंडिया में रही हुई होनी चाहिए पिछले साल में, प्रीवियस ईयर, एज कम्पेयर टू द ईयर जिसमें आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रपोज्ड जो एक्विजिशन है क्राइटेरिया 1 भी फुलफिल नहीं कर रहा, 2 भी फुलफिल नहीं कर रहा, 3 भी फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन 4 फुलफिल कर रहा है, तो आप फंस गए उस केस में। देन यू आर वंस अगेन स्टक अप इन द 4th केस, आई विल से। वैसे देखा जाए तो यार यहाँ पर मतलब ठीक है, मतलब 7500 करोड़ से कम है, मतलब हम ये बात कर रहे हैं टर्नओवर 7500 करोड़ से कम है इंडिया में, लेकिन 3750 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है पिछले साल इंडिया में। और टोटल ग्लोबल जो है वो 3.75 बिलियन डॉलर्स है, दोनों कंपनीज की मिलाकर चलेगा, दैट विल डू। और अब ग्रुप क्राइटेरिया के लिए क्या करना है? अब आपको सिर्फ टाटा स्टील नहीं लेना। मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि टाटा स्टील प्रिज्यूम इज होल्डिंग 26% वोटिंग राइट्स इन टाटा मोटर्स, तो टाटा स्टील प्लस टाटा मोटर्स प्लस कोरस स्टील जिसका टेक ओवर करने वाले हैं, वो तीनों मिलाकर वो ग्रुप बन गया। एक्वायरर कंपनी का ग्रुप ले लीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे अमलगमेशन हो रहा है, तो वोडाफोन बेसिकली लेट से आइडिया सेलुलर जो कि आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप की कंपनी है, आइडिया सेलुलर एंड ग्रासिम सीमेंट एंड अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब कुछ आदित्य विक्रम बिरला ग्रुप में है। तो अगर मान लेते हैं कि आइडिया सेलुलर प्रिज्यूम इज होल्डिंग 26% शेयर्स ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, नाम सुना होगा आपने, 26% और मोर, तो आइडिया और अल्ट्राटेक सीमेंट पहले से ही ग्रुप कंपनीज थे, और फिर आइडिया जो है वो एक्वायर कर रही है, लेट अस से इट इज एक्वायरिंग और डूइंग द अमलगमेशन विद वोडाफोन, और वोडाफोन को अपने अंदर मर्ज कर रही है। या ऐसा भी सोच सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट इज ऑलरेडी होल्डिंग 26% वोटिंग राइट्स और मोर इन आइडिया सेलुलर, एंड आइडिया सेलुलर वोडाफोन को अपने अंदर मर्ज कर रही है, अमलगमेट कर रही है, दे आर बिकमिंग सिंगल कंपनी। तो फिर अल्ट्राटेक सीमेंट प्लस आइडिया सेलुलर प्लस वोडाफोन, तीनों को मिलाकर ग्रुप बन गया। अगर अमलगमेशन वाला केस जो नीचे दिया हुआ है, अमलगमेशन वाला केस लेते हैं ग्रुप के लिए, और अगर हाँ टेक ओवर वाला केस लेते हैं तो टाटा स्टील डूइंग द टेक ओवर ऑफ कोरस, तो एक्वायरर कंपनी टाटा स्टील, और फिर उसके साथ ग्रुप में टाटा मोटर्स, और फिर अब कोरस को एक्वायर कर रहे हैं वो टारगेट कंपनी, तीनों मिलाकर, सब मिलाकर अभी ग्रुप का पार्ट ही माना जा रहा है। तो ग्रुप क्राइटेरिया में देन द ग्रुप इज गोइंग टू हैव इन इंडिया, कोरस को इंक्लूड करके, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और उसके साथ कोरस को इंक्लूड करके, ये ग्रुप का मतलब
और ग्रुप कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इंक्लूड करने जा रहे हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल ईयर जिसमें टेक ओवर कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, जो भी है, और सीसीआई के पास एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अगर इन सब का अब आप देखना सब कुछ ना, यहाँ यहाँ जो 4 क्राइटेरियाज दिए गए हैं और यहाँ 4, 4 टाइम्स कर दिया गया है इंडिविजुअल से ग्रुप में जाते हुए, सब कुछ 4 गुना कर दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय 4, सिंपल है। 2500 करोड़ का 10,000 करोड़ हो गया एसेट्स, मोर देन 10,000 करोड़। टर्नओवर 7,500 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गई है, 4 टाइम्स। एसेट्स 1.25 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर हो गई, 4 टाइम्स। टर्नओवर 3.75 बिलियन डॉलर से 15 बिलियन डॉलर हो गई, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो सब कुछ मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लीजिए तो वो ग्रुप क्राइटेरिया के लिए हो जाता है, अगर आप ग्रुप में चेक कर रहे हैं। हाँ, नीचे जो यहाँ दिया गया 1250 करोड़ या 3750 करोड़, इट रिमेन्स सेम। इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो वो कह रहे हैं 5 बिलियन डॉलर की एसेट्स में से इंडिया में, मतलब 5 बिलियन डॉलर अगर ग्रुप की एसेट्स हैं तो उसमें से इंडिया में 1250 करोड़ की एसेट्स इंडिया में होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, और अगर 15 बिलियन डॉलर्स की टर्नओवर है ग्रुप की तो उसमें से 3750 करोड़ की टर्नओवर इंडिया में थी लास्ट ईयर में या उससे ज़्यादा, वटेवर। तो वो नीचे वाला इन्होंने सेम रखा है, ऊपर वाला 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्राइटेरिया याद करना मुश्किल काम नहीं है। और अगर मैं 2023 वाला पीछे जाऊं वापस देखूं, अब पता नहीं आईसीएसआई क्या करता है, तो उस वक्त यहाँ 2000 करोड़ था, तो यहाँ 8000 करोड़ था, यहाँ 6000 करोड़ था, तो 4 टाइम्स 24,000 करोड़, 1 बिलियन डॉलर था, और यहाँ 4 बिलियन डॉलर, यहाँ 3 बिलियन डॉलर, तो यहाँ 12 बिलियन डॉलर, मल्टीप्लाइड बाय 4 ही हो रहा है ग्रुप के अंदर। और यहाँ 1000 करोड़, तो यहाँ पर भी 1000 करोड़ सेम, और इधर 3000 करोड़, तो इधर भी 3000 करोड़ सेम, जो कि मैंने आपके नोट्स में दिया हुआ है आपको, दैट इज देयर। बट आई से अब ये 11 अप्रैल 2023 से कब तक वैलिड था, 6 मार्च 2024 तक वैलिड था कायदे से। 7 मार्च 2024 से कहानी बदल गई है, तो दिस वाज ओल्ड। तो 7 मार्च 2024 एमसीए नोटिफिकेशन, द क्राइटेरिया गॉट चेंज्ड, और ये आपके लिए है 7 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स, तब तक चलेगा जब तक फ्यूचर में इसमें फर्दर कोई इंक्रीज गवर्नमेंट नहीं कर देती है। और इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, टाइम टू टाइम इंक्रीज क्यों करते जा रहे हैं, जब से कंपटीशन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, अमलगमेशन बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और छोटे अमलगमेशंस, छोटे टेक ओवर्स को एक तरीके से रिलीफ है कि आप कर लो आपस में, और सीसीआई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि आप थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया के ऊपर नहीं जा रहे हो। और सेक्शन 5 क्लॉज बी में जैसे हमने एग्जांपल लिया था, एनी पर्सन, एंड दैट वाज, याद है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पहले से कंट्रोल कर रहे हैं किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, और अब वो कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं हैमलेज अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से, हैमलेज का। सो इन दैट केस ऑल्सो एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर अनदर अंडरटेकिंग। तो उस केस में भी या तो आप 2 अंडरटेकिंग्स का ले लो, और 2 अंडरटेकिंग्स का मतलब रिलायंस का ले लो प्लस हैमलेज का ले लो, सिर्फ 2 अंडरटेकिंग्स का, तो वही 2500 करोड़, 7500 करोड़, 1.25 बिलियन डॉलर, 3.75 बिलियन डॉलर। या फिर आप ग्रुप ले लो। अब ग्रुप में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड किसी और कंपनी में 26% वोटिंग राइट पहले से होल्ड करती है, किसी और कंपनी में 26% वोटिंग राइट्स पहले से होल्ड करती है, रिलायंस जियो फाइनेंशियल और व्हाटएवर एल्स, समथिंग लाइक दैट। तो मान लो कोई भी एबीसी लिमिटेड है जिसमें से 26% वोटिंग राइट पहले से होल्ड करती है, तो वो रिलायंस के साथ उसकी ग्रुप कंपनी हो गई, और वो ग्रुप के लिए रिलायंस को भी ऐड करोगे, एबीसी लिमिटेड को भी ऐड करोगे, प्लस हैमलेज जिसका अभी मुकेश अंबानी कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं उसको भी ऐड करोगे, फिर सबको मिलाकर देखोगे, और फिर से कहूँगा 4 टाइम्स हो जाएगा। 2500 करोड़ की जगह 10,000 करोड़, 7,500 करोड़ की जगह 30,000 करोड़, 1.25 बिलियन डॉलर्स की जगह 5 बिलियन डॉलर्स, 3.75 बिलियन डॉलर्स की जगह पर 15 बिलियन डॉलर्स। एंड आई विल से नीचे वाले क्राइटेरियाज दे विल रिमेन सेम, उसमें 4 टाइम्स नहीं है, ऊपर आपको जरूर मल्टीप्लाइड बाय 4 करना है।
आई होप कहानी समझ में आ गई आपको। तो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। सेक्शन 5 क्लॉज ए टेक ओवर हो रहा था, टाटा स्टील और कोरस का एग्जाम्पल लिया। सेक्शन 5 क्लॉज सी अमलगमेशन हो रहा है, वोडाफोन आइडिया का हमने एग्जाम्पल लिया। और सेक्शन 5 क्लॉज बी में हमने मुकेश अंबानी, रिलायंस और हैमलेज का एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन क्राइटेरियाज जो नीचे दिए गए हैं दे आर एब्सोल्युटली सेम, सो देयर इज नो चेंज इन द क्राइटेरियाज गिवन बिलो। और फिर से बोल रहा हूँ, लॉ मेकर क्या चाह रहा है कि आप इन सब में से सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल कर जाओ, 8 में से किसी एक में, तो कहानी खत्म। और हमें आपसे सिर्फ क्या चाहिए, टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई बिफोर मेकिंग योर कॉम्बिनेशन। और अब मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, वो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको कि रीड अपने आप कर लेना। आप जहां तक रीड करने की बात है तो इट इज योर होमवर्क होमवर्क होमवर्क। ये सब आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये वो कंपनीज सॉरी कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 वाले क्राइटेरियाज हैं। फिर अब इनमें वो चेंज हो गया, 2000 करोड़ की जगह 2000, 500 करोड़, 6000 करोड़ की जगह 7000, 500 करोड़। सब क्राइटेरियाज में ना 25% ऐड हो गया। 1.25 बिलियन डॉलर्स, 3.75 बिलियन डॉलर्स, 1250 करोड़, 3000 की जगह पर 3750 करोड़। एंड लाइकवाइज हेयर ऑल्सो 8000 करोड़ की जगह पर 10,000 करोड़, 24,000 करोड़ की जगह पर 30,000 करोड़, यहाँ 1000 करोड़, 4 बिलियन की जगह पर 5 बिलियन हो गया, 12 बिलियन की जगह पर 15 बिलियन हो गया। और यहाँ पर वही है, 1000 करोड़ की जगह 1250 करोड़ और 3000 करोड़ की जगह पर 3750 करोड़। ऐसे ही क्लॉज बी में और ऐसे ही क्लॉज सी में ये अमेंडमेंट आई 7 मार्च 2024, नोटिफिकेशन आया। देन आई से एक चीज और, जो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, एक क्लॉज डी और एक क्लॉज ई। यहाँ पर क्लॉज डी के अंदर एक बिल्कुल नई चीज आ गई, न्यू क्राइटेरिया जो पहले था ही नहीं, 2023 से पहले नहीं था। क्लॉज डी में वो करें आपका क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी सब गया भाड़ में। क्लॉज डी, वैल्यू ऑफ वन ट्रांजेक्शन, अगर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, एक्विजिशन वाली ट्रांजेक्शन, टेक ओवर वाली जो ट्रांजेक्शन हो रही है, in connection with the acquisition of control, acquisition of shares, acquisition of voting rights, acquisition of the assets of enterprises, or merger or amalgamation, and it is exceeding 2000 करोड़, तो आपको सीसीआई अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। आप सेक्शन 5 में फॉल कर गए। प्रोवाइडेड दैट एंटरप्राइजेस which is being acquired or taken control of or merged or amalgamated has such substantial business operation in India, उसका substantial business operation इंडिया में होना चाहिए as में भी स्पेसिफाइड बाय द सीसीआई रेगुलेशंस। तो 2000 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, एग्जैक्ट 2000 करोड़ नहीं है, मोर देन 2000 करोड़ है, प्लस उसके साथ साथ उनका सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में होना चाहिए। अगर एज पर रेगुलेशन, एज पर सीसीआई रेगुलेशन, अगर ये दोनों क्राइटेरिया हैं तो ये ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको सीसीआई अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। मतलब इसको एक कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया मान लिया गया है। अब एसेट्स की बात नहीं हो रही है, टर्नओवर की बात नहीं हो रही है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो पेमेंट हो रही है, टेक ओवर करने वाली कंपनी, एक्वायरर कंपनी, टारगेट कंपनी को जो पे कर रही है, अगर वो 2000 करोड़ से ज़्यादा है और सब्सटैंशियल बिजनेस इंडिया में है, तो फिर देन यू विल हैव टू टेक द सीसीआई अप्रूवल। तो हम यही बोल रहे थे शुरू से, कोई भी एक्विजिशन है, मर्जर है, अमलगमेशन है, तो उसको कॉम्बिनेशन मान लिया जाएगा इफ अगर वो ए या बी या सी में फॉल कर जाए। ए, बी और सी में तो चलो उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाई है, लेकिन जो डी है वो बिल्कुल न्यू क्राइटेरिया आया 2023 में, जो पहले था नहीं। न्यू क्राइटेरिया वाज इंट्रोड्यूस्ड कि ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जो एक्वायरर कंपनी पे कर रही है टू द टारगेट कंपनी और टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, वो 2000 करोड़ से ज़्यादा पे कर रही है। और साथ में हम ये भी कह रहे हैं वो एंटरप्राइज
टारगेट एंटरप्राइज जिसको एक्वायर किया जा रहा है, टारगेट एंटरप्राइज जिसको एक्वायर किया जा रहा है, विच इज बीइंग एक्वायर्ड और टेकन कंट्रोल ऑफ, या फिर जिसको मर्ज किया जा रहा है, अमलगमेट किया जा रहा है, उसका सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में होना चाहिए। एक्वायरर कंपनी का भले ही ना हो, टारगेट कंपनी का इंडिया में है तो, और सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में, और पेमेंट जो हो रही है वो 2000 करोड़ से ज्यादा की हो रही है, तो यू नीड द प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआई, इसको कॉम्बिनेशन मान लिया जाएगा। लेकिन फिर बात यहां खत्म नहीं होती है। क्लॉज ई में, चलो ये तो क्लॉज डी नया आ गया, लेकिन क्लॉज ई में वो बोल रहे हैं हम आपको क्लॉज ए बी सी की एग्जम्पशन दे रहे हैं, क्लॉज डी की नहीं दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू की नहीं दे रहे हैं जहां पर पेमेंट 2000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन हम आपको क्लॉज ए बी सी की एग्जम्पशन दे रहे हैं। यहां पर सेक्शन 5 क्लॉज ई इज गिविंग यू exemption from section 5 clause A B C not D। clause D से exemption नहीं दे रहे हैं, लेकिन A B C से दे रहे हैं, notwithstanding anything contained in clause A B C above, जहां पर asset criteria है, जहां turnover criteria है। तो ऊपर जो एबीसी में टर्नओवर क्राइटेरिया, एसेट क्राइटेरिया दिए गए थे, वो गए भाड़ में। वेयर द ईदर द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ईदर द वैल्यू ऑफ एसेट्स और द टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज बीइंग एक्वायर्ड, मतलब टारगेट एंटरप्राइज की बात हो रही है, सिर्फ टारगेट कंपनी की, एक्वायरर कंपनी की बात नहीं हो रही है, मर्ज्ड एंटिटी की बात नहीं हो रही है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कंपनी की बात हो रही है जिसका टेक ओवर हो रहा है, विच इज बीइंग एक्वायर्ड और द कंट्रोल इज बीइंग टेकन ओवर, या फिर जिसको अपने अंदर अमलगमेट किया जा रहा है। मर्ज्ड और अमलगमेटेड इन इंडिया इज नॉट मोर देन, और वो इंडिया में है, वो टारगेट कंपनी इंडियन टारगेट कंपनी है, और उसकी एसेट्स या टर्नओवर दे आर नॉट मोर देन सच वैल्यू एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो फिर वो एक्विजिशन, वो टर्नओवर, वो कंट्रोल, वो अमलगमेशन, उसको नहीं माना जाएगा, सेक्शन 5 में कॉम्बिनेशन ही नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 मार्च 2024 को एक नया नोटिफिकेशन दिया, एक पुराना नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल करते हुए नया दिया, और मैं आपको विद न्यू पैरामीटर्स दिखाने जा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। तो पेज नंबर 24 ऑन द टॉप, 7 मार्च 2024 को एक नया नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और उन्होंने बोला एग्जम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन 5 से एग्जम्प्ट कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा अगर टारगेट कंपनी, सिर्फ टारगेट कंपनी जो कि इंडिया में है, जिसकी एसेट्स एक्वायर हो रही हैं, उसकी एसेट्स जो है वो 450 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, नॉट मोर देन 450 करोड़, एग्जैक्ट 450 करोड़ और लेस। एक्वायरर कंपनी की कितनी है या जॉइंटली कितनी है एक्वायरर कंपनी टारगेट कंपनी की मिलाकर, वो रेलिवेंट नहीं है। टारगेट कंपनी की अलोन सिंगली 450 करोड़ से ज्यादा की एसेट नहीं है, या फिर और इन इंडिया इंडियन एसेट्स, अगर टारगेट कंपनी की कुछ एसेट्स इंडिया में, कुछ इंडिया के बाहर हैं, तो हम फॉरेन एसेट्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, इंडियन एसेट्स 450 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, और टर्नओवर इज नॉट मोर देन 1250 करोड़ इन इंडिया, इंडियन टर्नओवर 1250 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, और अगर ऐसा टेक ओवर हो रहा है, ऐसा अमलगमेशन हो रहा है, तो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है। और बीच में और लिखा है, एंड भी नहीं लिखा है कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करो, दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दो चलेगा, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो सोने पे सुहागा, सुभान अल्लाह, लेकिन दोनों फुलफिल नहीं हो रहे हैं, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, टारगेट कंपनी की इंडियन एसेट्स 450 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, या फिर टारगेट कंपनी की इंडियन टर्नओवर विद इन इंडिया 1250 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, तो फिर चाहे आप सेक्शन 5 में, मतलब ओवरऑल टोटल एसेट्स, टोटल टर्नओवर, दोनों कंपनीज का मिलाकर, एक्वायरर प्लस टारगेट कंपनी का मिलाकर वो जा रहा है, वो लिमिट्स के ऊपर जा रहा है, सेक्शन 5 की लिमिट्स के ऊपर, या टर्नओवर भी सेक्शन 5 की लिमिट्स के ऊपर जा रही है, या ग्रुप क्राइटेरिया में सेक्शन 5 के ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो, एनीथिंग हैपनिंग, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेक्शन 5 नहीं लगेगा, इसको कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल अगर लूँ यहाँ पर, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 7 मार्च 2024 के बेस पे, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्वायरर कंपनी की एसेट्स है इंडिया में मान लो 2200 करोड़, टर्नओवर है इंडिया में 7000 करोड़, एक्वायरर कंपनी अलोन, और फिर वो टेक ओवर कर रही है टारगेट कंपनी का, टारगेट कंपनी की एसेट्स है इंडिया में 500 करोड़,
और टारगेट कंपनी की टर्नओवर है इंडिया में 700 करोड़। अब देखा जाए तो जो एसेट्स हैं वो तो 450 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 450 करोड़, लेकिन जो टारगेट कंपनी की टर्नओवर है इंडिया में वो 700 करोड़ है, मतलब 1250 करोड़ से कम है। तो एग्जम्पशन क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया आपका कि जो टर्नओवर है इंडिया में वो 1250 करोड़ से कम है। अच्छा, अगर मैं जॉइंटली देखूं तो एक्वायरर कंपनी की एसेट्स और टारगेट कंपनी की एसेट्स ये दोनों मिलाकर 2200 करोड़ और 500 करोड़ दोनों मिलाकर हो गई 2700 करोड़। और 2700 करोड़ मतलब जो सेक्शन 5 में 2500 करोड़ का क्राइटेरिया है उस लिमिट से तो ज़्यादा है, उस लिमिट से ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पर भी टर्नओवर भी देख रहा हूँ, एक्वायरर कंपनी की टर्नओवर और टारगेट कंपनी की टर्नओवर, एक्वायरर कंपनी की टर्नओवर 7000 करोड़, टारगेट कंपनी की टर्नओवर 700 करोड़ इन इंडिया, 700 करोड़ इन इंडिया। एंड देन आई से ये दोनों मिलाकर 7000 करोड़ 700 करोड़ दोनों मिलाकर कितना हो गया 7700 करोड़। और 7700 करोड़ है तो मतलब टोटल 7500 करोड़ की जो थ्रेशोल्ड है टर्नओवर की इंडिया, टर्नओवर इन इंडिया, वो 7500 करोड़ की टर्नओवर वो भी जंप हो रही है। तो एसेट भी 2500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर भी 7500 करोड़ से ज़्यादा है। सेक्शन 5 के जो दोनों क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया 2, दोनों से ऊपर जा रहे हैं, दोनों से ऊपर जा रहे हैं। 2500 करोड़ से भी ऊपर जा रहे हैं, 7700 करोड़ से भी ऊपर जा रहे हैं। ये जो हमने देखा था 2500 करोड़ से भी ऊपर और 7500 करोड़ से भी ऊपर, दोनों से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एग्जम्पशन मिल गई। और एग्जम्पशन क्यों मिल गई है? बिकॉज ऑफ दिस की टारगेट कंपनी की टर्नओवर इंडिया में जो है वो 700 करोड़ है और 1250 करोड़ की जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे नीचे है। तो फाइनल आंसर इज कि सीसीआई अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 5 सेक्शन 6 इज नॉट एप्लीकेबल। यहां लिख देता हूं, सेक्शन 5 एंड 6 आर नॉट एप्लीकेबल। इसको कॉम्बिनेशन ही नहीं माना जाएगा। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 5 क्लॉज ई में लिखी हुई है, सेक्शन 5 क्लॉज ई में लिखा हुआ है कि भाई एमसीए के पास पावर है एग्जम्पशन देने की, एमसीए ने एग्जम्पशन दिया तो फाइनली सेक्शन 5 का कॉम्बिनेशन भी नहीं माना जाएगा और इसको सेक्शन 6 में सीसीआई अप्रूवल भी नहीं चाहिए। और अगर सिचुएशन 2 ले रहा हूँ तो बस उसमें थोड़ा सा उल्टा क्या किया है, यहाँ इंडियन एसेट्स 400 करोड़ हैं और इंडिया में टर्नओवर 1250 करोड़ से ज़्यादा है, 1600 करोड़ है, लेकिन एसेट्स 400 करोड़ है, लेस देन 450। तो दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, बीच में और है, बीच में और है, दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दो एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब अगर मैं टोटल एसेट्स देख रहा हूँ तो 2400 करोड़ और 400 करोड़ मिलाकर 2800 करोड़, 2500 करोड़ से ज़्यादा है। और टोटल टर्नओवर 7400 करोड़ और 1600 करोड़, 9000 करोड़, 7500 करोड़ से ज़्यादा है। तो एग्रीगेट दोनों का मिला दूं तो थ्रेशोल्ड से ऊपर है। लेकिन फाइनल आंसर सीसीआई अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि एग्जम्पशन मिल रहा है। और एग्जम्पशन क्यों मिल रहा है? यहां पर मिल रहा है एग्जम्पशन सेक्शन 5 क्लॉज ई की वजह से यहां पर एग्जम्पशन मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो कहानी खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 5 क्लॉज ई ओवर देयर। अब अगर मैं वापस लेकर जाऊं आपको, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं देखा जाए तो। एक तो सेक्शन 5 क्लॉज ए बी सी की लिमिट्स इंक्रीज हुई अमेंडमेंट में। फिर सेक्शन 5 क्लॉज डी नया इंट्रोड्यूस हुआ था कि अगर पेमेंट 2000 करोड़ से ऊपर की हो रही है और टारगेट कंपनी का सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में है तो आपको हमेशा सीसीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा। अच्छा, क्लॉज ई जो है वो क्लॉज डी की एग्जम्पशन नहीं है। अगर मैं आपको इसी में बोलूं, एक लेवल और आगे चला जाऊं, एक लेवल और आगे चला जाता हूं कि मान लो इसी एग्जाम्पल में जो अभी किया, इसी एग्जाम्पल में अगर एक्वायरर कंपनी पेमेंट दे रही है 2000 करोड़ से ज्यादा, पेमेंट ऑफ 2050 करोड़, दिस इज ट्रांजैक्शन वैल्यू for
टेक ओवर और एक्विजिशन। अब सीसीआई अप्रूवल चाहिए। अब वो जो एग्जम्पशन मिल रही थी अब नहीं मिलेगी। सेक्शन 5 क्लॉज ई का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 5 क्लॉज ई आपको सिर्फ एसेट और टर्नओवर बेस पे एग्जम्पशन देता है, और यहां तो आप कहां फंस गए हो, सेक्शन 5 क्लॉज डी में फंस गए हो, और सेक्शन 5 क्लॉज डी में फंस गए हो तो सीसीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। सीसीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो अभी सेक्शन 5 क्लॉज डी एप्लीकेबल हो गया है, प्लस सेक्शन 6 इज एप्लीकेबल नाउ। बात समझ में आई? तो कहानी में ट्विस्ट आ गया जी, कहानी में ट्विस्ट आ गया। और वो ट्विस्ट क्या आया, जो एग्जम्पशन पहले दिख रही थी अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 करोड़ से ज्यादा है, और साथ में हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि टारगेट कंपनी हैज सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया, ये भी प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर एक्विजिशन इज मोर देन ₹2000 करोड़ एंड टारगेट कंपनी हैज सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इंडिया। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। नाउ इन दिस केस एग्जम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 5 क्लॉज ई वाला, और सेक्शन 5 क्लॉज ई में बड़ा क्लियरली लिखा है कि सेक्शन 5 क्लॉज ई में हम आपको क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी से एग्जम्पशन दे रहे हैं, क्लॉज डी ट्रांजैक्शन वैल्यू से एग्जम्पशन नहीं दे रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। आई होप गॉट दैट। सर ये तो बहुत ज्यादा चक्कर 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 हैं। चक्कर तो हैं, और एग्जाम में अगर आपको केस स्टडी बनाकर दे दी, और यही वाली केस स्टडी दे दी जो मैंने आपको लास्ट में दिखाई है, तो मतलब उलझाने के लिए पेपर सेटर उलझा सकता है अगर उलझाना चाहे तो। और फिर आपको सारे क्राइटेरियाज पता होने चाहिए, सेक्शन 5 के ABC के क्राइटेरियाज, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इन सेक्शन 5 क्लॉज ई, और फिर क्लॉज डी का वो डबल क्राइटेरिया, मोर देन 2000 करोड़ की पेमेंट और सब्सटेंशियल बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया रिगार्डिंग टारगेट कंपनी, तो सब कुछ पता होना चाहिए। देन टर्नओवर, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि करंट फाइनेंशियल ईयर की नहीं लेना जिसमें टेक ओवर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं या ट्रांजेक्शन हो रही है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की लेना। तो टर्नओवर मीन्स द टर्नओवर एज सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट on the basis of the last available audited accounts, audited balance sheet, audited P&L account of the previous financial year of the company in the financial year immediately preceding the financial year in which the application you are filing to the CCI in section 6 subsection 2 or subsection 4 आगे पढ़ेंगे अभी, and such turnover in India shall be determined by। अब पहली चीज तो ये हो गई आपकी टोटल टर्नओवर की बात हो रही है कि टोटल टर्नओवर आपको कौन सी लेनी है, लास्ट ईयर की उठाकर देख लो। और फिर कह रहे हैं जब इंडियन टर्नओवर की बात होती है, एंड के बाद टर्नओवर इन इंडिया, मतलब अब इंडियन टर्नओवर की बात हो रही है, तो पहली 3 लाइनों में टोटल टर्नओवर की बात हो रही है, और एंड के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इंडियन टर्नओवर की बात हो रही है। जब आप इंडियन टर्नओवर बोलते हैं ना 7500 करोड़ एंड ऑल दैट, 3750 करोड़, तो उस इंडियन टर्नओवर में आपको एक्सक्लूड करना है कौन सी चीजें नहीं लेनी, इंट्रा ग्रुप सेल्स। ग्रुप के अंदर अगर ग्रुप की एक कंपनी दूसरी कंपनी को कुछ सेल किया है जो ग्रुप की डेफिनेशन में फॉल करती है, तो वो आप काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स सेल करते समय प्लस जीएसटी ऐड करके दिया है, तो जीएसटी को आप हटा देंगे, मतलब आपने लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी ऐड किया है बीच में सेल करते हुए, तो वो सारा जीएसटी हटा देंगे, मतलब जीएसटी हटा के जो नेट सेल वैल्यू बचती है वो आपको लेना है टर्नओवर में। ट्रेड डिस्काउंट्स जो आपने दिए हुए हैं वो आप कंसीडर नहीं करेंगे, उनको एक्सक्लूड करेंगे ट्रेड डिस्काउंट्स को। देन आई विल से एंड ऑल अमाउंट्स जनरेटेड थ्रू द एसेट्स और बिजनेस ऑपरेशन फ्रॉम द कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कस्टमर्स से आपने जितनी भी इनकम जनरेट की है, फॉरेन एसेट से आपने जितनी भी इनकम जनरेट की है, वो सब आप काउंट नहीं करेंगे जब आप इंडियन टर्नओवर देख रहे हैं 7500 करोड़ से ज्यादा है या 3750 करोड़ है, जो भी आप काउंट कर रहे हैं, as certified by the statutory auditor on the basis of the latest available audited balance sheet of the previous financial year preceding the year in which section 6 subsection 2 application is filed to CCI।
तो पहली 2-3 लाइनों में आपकी टोटल टर्नओवर की बात हो रही है, इंडियन टर्नओवर, फॉरेन टर्नओवर, और आखिरी की 5 लाइनों में आपकी सिर्फ इंडियन टर्नओवर के ऊपर फोकस है। वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन वही जब हम बोलते हैं मोर देन 2000 करोड़, और इसका कनेक्शन वही है आपका सेक्शन 5 क्लॉज डी के साथ है, सेक्शन 5 क्लॉज डी के साथ। इट इंक्लूड्स एवरी वैल्यूएबल कंसिडरेशन विच इज बीइंग गिवन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एक्वायरर कंपनी टू द टारगेट कंपनी, और मे बी डेफर्ड पेमेंट लेटर ऑन फॉर एनी एक्विजिशन, मर्जर और अमलगमेशन, जो पे किया जा रहा है टारगेट कंपनी को वो लिया जाएगा। तो जो डायरेक्टली दे रही है एक्वायरर कंपनी वो भी, और एक्वायरर कंपनी इनडायरेक्टली कहीं से दिलवा रही है वो भी, और अभी दे रहे हैं तो वो भी, और जो फ्यूचर में डेफर्ड पेमेंट देंगे वो भी, सब जोड़ लीजिएगा जब हम कहते हैं मोर देन, हाँ जी, जब हम बोलते हैं मोर देन, वेल आई विल से 2000 करोड़। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ एसेट्स, अभी टर्नओवर की बात हो रही थी, अब एसेट्स कौन सी लेनी है, तो एसेट्स भी हम कहेंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। करंट ईयर में हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं टू सीसीआई, तो करंट ईयर की तो बैलेंस शीट अभी है नहीं, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एज पर द बुक्स ऑफ द कंपनी शोन इन द ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज in the financial year immediately preceding the financial year in which the date of proposal of the combination falls, and if such financial statement has yet not become due to be filed to the ROC, अगर उसकी ROC फाइलिंग अभी तक ड्यू नहीं हुई है, then the statutory auditor, इसमें एक सेकेंड ऑप्शन भी दे रहे हैं, अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, उनकी ROC फाइलिंग की डेट अभी ड्यू नहीं हुई है, देन एज पर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रिपोर्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट अवेलेबल ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो भी लास्ट अवेलेबल ऑडिटेड अकाउंट्स हैं फिर उससे पहले वाले साल वाले, उसके ऊपर जो भी ऑडिटर रिपोर्ट है, immediately preceding the financial year in which the notice is being given in section 6 subsection 2 और subsection 4, और उसमें से माइनस कर दीजिए फिर एसेट्स में से क्या माइनस करना है, एनी डेप्रिसिएशन, एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स शेल इंक्लूड द, डेप्रिसिएशन तो माइनस कर देंगे, लेकिन और कौन सी चीजें लेंगे आप, कह रहे हैं टेंजिबल के साथ साथ इंटेंजिबल लेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ एसेट शेल इंक्लूड, अब इंक्लूड करना है तो माइनस करना है डेप्रिसिएशन और प्लस करना है ये सब कुछ, ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क की वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ कॉपीराइट, वैल्यू ऑफ पेटेंट, परमिटेड यूज, लाइसेंसेस मिले हुए हैं, कलेक्टिव मार्क्स, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड यूजर, होमोजीनियस ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, डिजाइंस, आपने पढ़ा होगा ना सब कुछ, यू मस्ट हैव डन इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, तो वो सब कुछ जो है वो बीच में इंक्लूड कर लो, जो भी कंपनी के पास है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स सब ले लो, डेप्रिसिएशन हटा दो बस, तो ये एसेट्स हो गई आपकी। देन वेयर अ पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइज, बाकी मुझे लगता नहीं एग्जाम में कोई पूछेगा डिफाइन एसेट, लगता तो नहीं है मुझे, बट अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा रहे। देन वेयर द पोर्शन ऑफ एनी एंटरप्राइज, अब ये छोटी सी लॉजिकल बात कर रहे हैं, और इसमें बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी दूसरी पूरी कंपनी का टेक ओवर नहीं कर रही है, पार्ट टेक ओवर कर रही है 40%, 50%, तो जितना टेक ओवर कर रहे हैं उतना ही आप यहाँ पर थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया में ऐड करोगे। सो वेयर अ पोर्शन ऑफ एन एंटरप्राइज और द डिवीजन और द बिजनेस इज बीइंग एक्वायर्ड और टेकन कंट्रोल ऑफ फ्रॉम द अदर एंटरप्राइज, देन इन दैट केस फिर जो डिवीजन, जो बिजनेस पोर्शन एक्वायर किया जा रहा है, सिर्फ उसकी रेलिवेंट एसेट्स और उसकी रेलिवेंट टर्नओवर को आप ऐड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ थ्रेशोल्ड इन सेक्शन 5। सिंपल है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि कभी किसी जमाने में ग्रासिम सीमेंट्स ने लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का पूरा टेक ओवर नहीं किया था, लार्सन एंड टूब्रो के टोटल 4 बिजनेस थे, तो उसमें से लार्सन एंड टूब्रो का जो सीमेंट बिजनेस था उसको अलग करवाया, डीमर्ज करवाया, सेपरेट कंपनी बनाकर उसका टेक ओवर किया, और जो लार्सन एंड टूब्रो का हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हैवी इंजीनियरिंग या हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बिजनेस था उसका टेक ओवर नहीं किया था, तो सिर्फ सीमेंट का बिजनेस जो था उसका टेक ओवर किया, उसको रीनेम करके अल्ट्राटेक सीमेंट रखा। तो ग्रासिम एक्वायर्ड L&T का लार्सन एंड टूब्रो का सीमेंट बिजनेस, बट नॉट द होल कंपनी। तो जितना टेक ओवर किया सिर्फ उतने की ही वैल्यूएशन, उतने की उसकी एसेट, सीमेंट बिजनेस की एसेट और सीमेंट बिजनेस की टर्नओवर, उसको अपने साथ ऐड करेंगे। हैवी इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो लार्सन एंड टूब्रो के पास पहले भी था अभी भी है और जिसका टेक ओवर नहीं हुआ उसको इग्नोर करेंगे, उसकी एसेट्स को, उसकी टर्नओवर को इग्नोर करेंगे, तो जो एक्वायर किए बस बोलेंगे। और फाइनली यहां आकर मैं कहूंगा सेक्शन 5 इज ओवर विद ऑल अमेंडमेंट्स, और इसके बाद आता है नेक्स्ट वन सेक्शन 6।
तो यहाँ लेते हैं ब्रेक और उसके बाद सेक्शन 6 में जाएंगे।